रहती है, आपकी बॉडी को ये डैमेज करती रहती है। ऑलराइट, तो डायरिया जिसे हम लूज टूल्स भी कह देते हैं, ठीक है, लूज टूल की जो कंडीशन है उसे हम डायरिया कहते हैं। एंड आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, ये होता क्या है, क्यों होता है, इससे क्या हो सकता है, और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बिल्कुल कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे आप नोट्स प्रॉपर बनाइए ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले हम बात करें डायरिया के बारे में कि डायरिया होता क्या है। ऑलराइट, तो देखिए, डायरिया कुछ भी नहीं है बेसिकली। डायरिया को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये पैसेज ऑफ स्टूल्स है जो कि बहुत ज्यादा लिक्विड ही होते हैं और बहुत ज्यादा वाटरी होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लिक्विड और बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल्स जो है, जो कि 3 टाइम्स पर डे, ठीक है। WHO ने ये बोला है कि आप डायरिया की कंडीशन तब बोलोगे जब आप एक दिन में 3 या 3 बार से ज्यादा बार आप स्टूल्स पास करोगे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया, ठीक है। एक बार ही तो हम लोग जाते ही हैं और 2 बार भी हम लोग नॉर्मल जाते हैं, बट जब 3 बार या 3 बार से ज्यादा हम लोग जाते हैं और हमारे जो स्टूल्स हैं वो बहुत ज्यादा लिक्विड ही होते हैं, बहुत वाटरी होते हैं, और उस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। ऑलराइट, और ये कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब कॉमन देखने को मिल रही है जब लोग जितना ज्यादा बाहर का खाना पीना खा रहे हैं ना, उनमें बेसिकली बहुत ज्यादा ये जो कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। और इसमें क्या है, आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा जो वाटर है ना वो लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, और उसी के साथ साथ आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी लॉस होते हैं। ऑलराइट, तो आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आपको डायरिया की कंडीशन है ना, तो सिर्फ आपकी बॉडी में से पानी नहीं कम हो रहा, ओके, आपकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम हो रहे हैं। कभी नोटिस करना, जिस भी बंदे को डायरिया होगा ना, उसे ना कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाएगी। यस और नो? ओके ओके, उस बंदे में ना कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है जिस बंदे को डायरिया होता है। तो क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी का आपकी बॉडी में अलग अलग काम है, और ये आपकी बॉडी को एनर्जेटिक भी रखते हैं। बट अगर आप ये मतलब आपकी बॉडी में से निकल जाएंगे, तो फिर क्या है, आपकी बॉडी में से इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ऑलराइट, और फिर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर दोनों चीजों का लॉस होता है आपके डायरिया के अंदर, ठीक है। इस कंडीशन को जो है ना, आप कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल उल्टा मान लो, ओके। है तो ये भी आपकी गट रिलेटेड कंडीशन ही, बट इसे कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल लिंक मत करना, ये उससे बिल्कुल उलट है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में जो आपको ठीक करने के लिए चीजें करनी है वो आपको यहाँ पे नहीं करनी। हाँ, एक दो चीजें सेम हो सकती हैं, पर सभी चीजें सेम नहीं करनी आपको। ऑलराइट, ऑलराइट, हाँ। तो देखो, आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि डायरिया के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। देखिए, डायरिया के टाइप्स को ना हमने अलग अलग केसेस में डिवाइड किया है। अभी एक एक करके आपको बताऊंगा ना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग टाइप्स में मैंने डिवाइड किया है, तो ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लग सके। ऑलराइट, सो सबसे पहले आ जाओ, आपका 2 तरीके का होता है। एक तो हम कह देते हैं या तो इन्फेक्टिव आपका डायरिया है, या तो नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है। ऑलराइट, 2 तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो लिख लो। एक तो होता है आपका इन्फेक्टिव, एक होता है आपका नॉन इन्फेक्टिव। अब सर, इन्फेक्टिव का मतलब इन्फेक्शन, जी हाँ, ठीक है, आपने सही सुना। इन्फेक्टिव का मतलब इन्फेक्शन ही। डायरिया का जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो कारण है ना, वो है आपका इन्फेक्शन। बाहर के ये जो जितने जितने बुरे वायरसेस हैं, जितने बैक्टीरिया हैं, ये जितना आपकी बॉडी के अंदर आते हैं ना, उतना ही ज्यादा ये आपकी बॉडी में दिक्कतें पैदा करते हैं, और उसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव आपका डायरिया। बट अगर मैं बात करूं नॉन इन्फेक्टिव डायरिया की, ठीक है सर, नॉन इन्फेक्टिव डायरिया में क्या आ जाता है? देखो, इसके अंदर ना बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं। या तो आपकी बॉडी में माल एब्जॉर्ब सिंड्रोम, मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी खाया पीना लग नहीं रहा, इस कंडीशन में आपको हो सकता है।
ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज, आपको आईबीडी हो सकता है तो आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में वैसे बैक्टीरिया की कमी है जो कि आपके खाने को पचा रहे हैं, तो आपको डायरिया हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो आपको कोई ना कोई फूड एलर्जी है, ठीक है, हेलो, तो फूड एलर्जी से भी आपका डायरिया ट्रिगर हो सकता है। याद है मैंने क्या बताया था, ट्रिगर मतलब होता है बटन। आपने बटन दबाया, सिग्नल पहुंचा और वो लाइट जग गई। बिल्कुल ऐसे ही होता है फूड एलर्जी। अगर आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जो कि आपको पच नहीं रहा, तो आपको डायरिया कंडीशन हो सकती है। और उसी के साथ लगता आप लिख सकते हो दवाइयां, यानी कि एंटीबायोटिक्स। ऑलराइट, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयां, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको डायरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया आपका इन्फेक्शियस तौर पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर आप ऐसे पूछो कि अगर हम टाइम के ड्यूरिंग देखें कि मतलब कितना टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में आपके दो होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। ओके, ये तो आपको मतलब बहुत बारी आपको सुनने को मिला ही होगा। ठीक है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। अब जो एक्यूट डायरिया है आपका, वो आपका जो है ना, वो आपको होगा 14 दिनों तक। ठीक है, 14 डेज। एक्यूट डायरिया की जो आपकी टाइम लिमिट होती है, वो होता है 14 डेज। मतलब 14 दिनों के अंदर अंदर ये हो भी जाएगा, और 14 दिनों के अंदर अंदर ये ठीक भी हो जाएगा। जो एक्यूट डायरिया है ना, वो खुद ब खुद क्योर हो जाता है विद टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो आपका एक्यूट डायरिया है, ये धीरे धीरे करके क्योर हो जाता है। बट दिक्कत कहाँ आती है, जब आपकी बॉडी में आ जाए क्रॉनिक। ठीक है, क्रॉनिक डायरिया, ये जो आपकी बॉडी में क्रॉनिक डायरिया है ना, ये आपका हो जाता है तब जब ये जो डायरिया कंडीशन है, ये 3 हफ्ते से ज्यादा आपकी टिक जाती है बॉडी के अंदर। ऑलराइट, 3 हफ्ते से ज्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। जब डायरिया आपका हट ही नहीं रहा, 3 हफ्तों से आपका बुरा हाल है, ठीक है, आप कुछ को खाने को मन नहीं कर रहा, आप कुछ भी खा रहे हो वो निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, तो ये सभी चीजें तब होती हैं जब आपकी बॉडी में क्रोनिक डायरिया आता है। और इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं रखोगे तो आगे जाके ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। आपको सिवियर फैटिग या सिवियर वीकनेस, मतलब आपको बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी बॉडी के अंदर। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जरा ध्यान देंगे। आपके ना डायरिया बेसिकली आपकी बॉडी में दो तरीके का आएगा। या तो, ठीक है, या तो आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड ज्यादा छूटेंगे, ठीक है, पानी आपकी बॉडी ज्यादा छोड़ देगी। या फिर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सोडियम पोटेशियम का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा कि आपकी बॉडी में जो है ये डायरिया की कंडीशन आ जाएगी। अब सुनो, आपको एक एक करके ध्यान से बताता हूँ, लिखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिक्रीटरी डायरिया। ओके, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो लिखा है सिक्रीटरी डायरिया। अब सर सिक्रीटरी डायरिया का मतलब क्या होता है, देखो। सिक्रीशन, सबसे पहले तो मैं आप लिखो सिक्रीशन का मतलब क्या है। सिक्रीशन का मतलब होता है कुछ भी निकलना, बॉडी में से कुछ भी बाहर आना, उसे हम कहते हैं सिक्रीशन। ठीक है, बॉडी में जब भी कोई चीज बाहर निकलती है, या फिर किसी भी चीज से कोई बाहर निकलती है, तो उसे हम सिक्रीशन कहते हैं। अब सिक्रेटरी डायरिया में क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स है ना, वो आपके खाने के अंदर बहुत ज्यादा निकलने लग जाएंगे, लीक होने लग जाएगा। मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपकी जो आंतड़ियां हैं, आपकी आंतड़ियों में से जो है खाना एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर जाता है आपके खाने के अंदर, तो वो जो है आराम से आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है, आपके इंटेस्टाइन में से। बट अगर आपके खाने के साथ वो जो पानी है वो बहुत ज्यादा पड़ जाए, तो आपका जो खाना है वो बहुत ज्यादा लिक्विड बन जाता है, और फिर वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता।
एक बात को समझो, आपका जो खाना है ना, जब आपका खाना जो वेस्ट बन के बाहर निकलेगा ना, उस वेस्ट बनने के प्रोसेस में उस खाने में से आपकी बॉडी में प्रोटीन वो निकाल लेता है, ठीक है, वाइटामिन निकाल लेता है, मिनरल्स निकाल लेता है। खाने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे तो वो बाहर फेंक देगा, पर उस प्रोसेस में वो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को, वाइटामिन को, मिनरल्स को, सबको खींच लेता है। और ये प्रोसेस बहुत स्लो स्लो होता है, टाइम लगता है। हम क्या कहते हैं, खाना पचने में टाइम लगता है, ठीक है, वो पचना यही होता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। पचना मीन्स एब्जॉर्प्शन। बट अगर आपका ये जो टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होगा ये चीजें, सपोज करो आपके खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी मिल गया, तो वो तो आपके गट में से ऐसे निकल जाएगा। उसे उसे उसमें से प्रोटीन लेने का, विटामिन लेने का, मिनरल्स लेने का उसे टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब उसे टाइम नहीं मिलेगा, तब आपकी बॉडी में फिर दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। उसके बाद अगला होता है ऑस्मोटिक डायरिया, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरिया का मतलब ये है, जब आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस होती है, ठीक है, कभी सोडियम बढ़ गया, कभी सोडियम कम हो गया, कभी पोटाशियम बढ़ गया, पोटाशियम कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में ऊपर नीचे होते हैं ना, कभी कोई ज्यादा हो गया, कभी कोई कम हो गया, तो फिर आपके गट में जो है दिक्कतें आती हैं। और उसकी वजह से क्या है, आपकी बॉडी में डायरिया की कंडीशन आने लग जाती है। और उसके बाद ये आपके दो तरीके के होते हैं। या तो आपके होंगे एक्यूट वाटरी। एक्यूट वाटरी स्टूल्स का मतलब होता है कि जब आपके जो स्टूल्स है वो सिर्फ पानी पानी हो, ठीक है, सिर्फ पानी निकल रहा है उसमें से और कुछ नहीं निकल रहा। बट अगर हमने इस कंडीशन का ध्यान नहीं दिया, ऑलराइट, तो देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एक्यूट ब्लडी स्टूल्स, ठीक है। और जब हमारे स्टूल्स में से ब्लड आने लग जाता है, ओके, तो इस कंडीशन को मैं रुको, मैं ना आपको मार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाए। ये देखो, मैं ना रेड रेड से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है, इसे हम कहते हैं डायसेंट्री। पता होना चाहिए आपको, इसे हम डायसेंट्री कहते हैं। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, जो स्टूल्स में से ब्लड आता है, जो पतले पतले स्टूल्स में ब्लड आता है, ठीक है, जब ब्लड आना चालू हो जाता है उसे हम कहते हैं डायसेंट्री। उसे हम डायसेंट्री कंडीशन कहते हैं। ऑलराइट, समझ रहे हो मेरी बात को। तो और इसमें क्या है, आपकी जो गट लाइनिंग है ना, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। ओके, सर स्टूल्स में से ब्लड कैसे आ जाता है? देखो, एक सिंपल सी बात है, आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, उसके आसपास भी तो खून घूम रहा है, ठीक है। आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपकी जो आंतें हैं, आंतड़ियां हैं, वो एक वॉल से प्रोटेक्टेड है, ठीक है, उनमें एक दीवार छपी हुई है, वो एक प्रॉपर मजबूत दीवार है। बट अगर ये दीवार आपकी डैमेज हो जाएगी, तो बाहर का जो खून है ना, वो अंदर आके आपकी वेस्ट के साथ मिलना चालू हो जाएगा। छोटे छोटे छेद अगर हो जाएंगे इस दीवार में, डैमेज हो जाएगी, तो बाहर का खून जो है वो अंदर आना चालू हो जाएगा। और जब वो अंदर आने लग जाएगा, तो फिर वो आपकी स्टूल्स के साथ ही पास होगा, फिर हमें देख के डर लगता है। ओके, तो इसलिए आपको ये खुद ब खुद रिपेयर होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई ऑपरेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन की तो जरूरत तब पड़ती है जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस हो। बट आप इसे ठीक कर सकते हो अपनी डाइट को ठीक करके, अपने खाने पीने को ठीक करके, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके। ओके, और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तरीके होते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी और इन्फ्लामेटरी, ठीक है। जो आपके इन्फ्लामेटरी डायरिया है ना, ये आपका वो ब्लडी वाले के अंदर आ जाता है, ब्लडी स्टूल्स के अंदर, ठीक है। डायसेंट्री, डायसेंट्री आपका जो एग्जाम्पल है वह इन्फ्लामेटरी डायरिया का, कि मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, सूजन बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में खाना पीना अच्छा नहीं है। और ये सभी चीजें क्या है, इन्फ्लामेटरी के अंदर आ जाती हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करूं नॉन इन्फ्लामेटरी की, नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया के अंदर आपके आ जाते हैं जो एक्यूट वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ बाहर का खाना पीना खा लिया, हमें कोई कॉलरा हो गया,
या कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में थोड़ा सा, ठीक है, तो उसमें आपकी ये चीजें आ जाती हैं। अब सर ये जो डायरिया की कंडीशन है, ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, मतलब आपकी जो डायरिया कंडीशन है, इससे आपको क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, जब डायरिया आपकी बॉडी में आएगा तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग से भी डायरिया हो सकता है, डायरिया से फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग से डायरिया, ये दोनों चीजें आपस में लिंक करती हैं। उसके बाद आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट रहेगा आपका, ठीक है, एलर्जीज की वजह से हो सकता है। उसके बाद माल एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी में आपको चीजें लगेंगी नहीं, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है। हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड की वजह से भी जो है आपकी बॉडी में ये कंडीशंस आ सकती हैं, ठीक है, हाइपरथायराइड थायराइड की वजह से भी। उसके बाद कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन आ सकती है। अल्कोहल तो चलो है ही है। उसके बाद डायबिटीज, ठीक है, शुगर, शुगर की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो आपकी बॉडी में डायरिया कंडीशन आ सकती है, ठीक है। सो डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में ये डायरिया की कंडीशन आ सकती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आपका बैड लाइफस्टाइल, जंक फूड, ठीक है, सबसे बड़ा लिख लेना जंक फूड। तो बाहर का जितना भी खाना पीना है, अगर उसमें बुरे बैक्टीरियाज हुए, बुरे वायरसेस हुए, तो वो आपकी बॉडी में जब एंटर करेंगे तो वो आपकी गट लाइनिंग को, आपकी गट माइक्रोबायोम को खराब करके रख देंगे। अब अगर मैं बात करूं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब जब आपकी बॉडी में डायरिया आता है तो होता क्या क्या है। सबसे पहली चीज, जो सबसे डरावनी और खतरनाक चीज होती है, वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ठीक है, सबसे पहली चीज ये होती है डिहाइड्रेशन, पानी कमी। ये जितना ज्यादा हमारी बॉडी में डायरिया जितना लेवल का होगा, उतना ही ज्यादा बॉडी में से पानी भी कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होंगे। सो डिहाइड्रेशन। नंबर टू, लूज और वाटरी स्टूल तो है ही है, ठीक है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट लिखो, फीवर और थ्रस्ट, मतलब एक तो बुखार होता है, दूसरा प्यास बहुत ज्यादा लगती है। अब यार सिंपल सी बात है, डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में होगी तो प्यास तो ज्यादा लगेगी ना, सिंपल सी बात है। ओके, और बुखार भी होने लग जाता है। उसके बाद, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया की कंडीशन लेडीज में ज्यादा होती है कि वो उन्हें उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ठीक है, भूख ना लगना, मतलब जेंट्स में भी हो सकती है, लेडीज में भी हो सकती है। भूख ना लगना, कुछ भी खाने का मन ना करना, ठीक है। यार देखो, आप सिंपल सी आप मुझे बात बताओ, आप जो भी खा रहे हो, आप ऐसे वैसे निकले जा रहा है, आपको कुछ खाने का मन करेगा? खुद सोचो, ठीक है, आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि यार मैं जो खा रहा हूं मेरा वो ऐसे निकले जा रहा है, शरीर को तो कुछ लग नहीं रहा, तो आपको खाने का भी मन नहीं करेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद वॉमिटिंग, उल्टियां आने का मन होता है, ठीक है, पेट खराब बहुत ज्यादा हो जाता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद वीकनेस, ठीक है, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट लॉस, ठीक है, हमारे जो वेट है वो भी बहुत ज्यादा तेजी से कम होना चालू हो जाता है, वेट बहुत तेजी से कम होता है। ऑलराइट, तो ये सभी जो चीजें हैं जो कि आप, अच्छा, अब हम लास्ट में बात करते हैं कि सर हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं अगर आपको डेटा की बात करूं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड 1.7 बिलियन, ठीक है, 1.7 बिलियन जो केसेस है वो हर साल आ रहे हैं डायरिया के। छोटे बच्चों में एक चीज लिख लेना, छोटे बच्चों में ना डायरिया की कंडीशन बहुत तेजी असर डालती है और बहुत जबरदस्त असर डालती है। जितना हो सके छोटे बच्चों को इस कंडीशन से बचा के रखना, क्योंकि अगर ये छोटे बच्चों में आ गई ना, तो छोटे बच्चों का देखो,
मतलब डेटा के अकॉर्डिंग ना 4 लाख, ये 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से, सीवियर डायरिया की वजह से। ठीक है, क्योंकि देखो यार बच्चे तो होते कमजोर, उनकी बॉडी इतना कॉप अप नहीं कर पाती, उनकी बॉडी इतना ध्यान नहीं रख पाती। इसलिए हम कहते हैं कि जितना हो सके बच्चों को बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा जो बाहर का खाना पीना है उससे आप अवॉइड रखो। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, वो ज्यादा जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे अगर एक बार ये बीमारियां बॉडी में आ गई तो। अब सर हमें ये बता दो कि हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो डायरिया एक ऐसी कंडीशन है ना जो कि कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल उलट है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब अगर ये कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल उलट है तो आपको चीजें भी वैसी करनी पड़ेंगी जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन में नहीं करनी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि आप लोग अपना फाइबर का इंटेक बढ़ा दो, कहते हैं ना, यस और नो। ये सब भी आपको ही पता है हम लोग क्या कहते हैं। अब एक पॉइंट बड़ा बड़ा लिख लो, इसके अंदर वैसा बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा करना है। डायरिया की कंडीशन के अंदर आपको जो फाइबर इनटेक है वो बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल थोड़ा हो जाता है। मतलब कच्ची सब्जियां, कच्चे फ्रूट्स, कच्चे वेजिटेबल्स, ठीक है, ये तो आपको लेने ही नहीं है जितना देर डायरिया है, ये जितना देर डायरिया है। तो अगर हाँ, अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि फाइबर गट के लिए सर अच्छा होता है, मैं मानता हूं, पर फाइबर का काम है आपकी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, और वेस्ट तो यार आगे ही बाहर निकले जा रहा है सारा कुछ, और ऊपर से फाइबर लेते जाओगे, क्या बचेगा शरीर के अंदर। तो आपको क्या है, सबसे पहले बड़ा ध्यान रखना है, फाइबर बिल्कुल ज्यादा कम कर देना डाइट के अंदर। उसके बाद प्रोटीन का तो ध्यान आपको रखना ही रखना है। स्टे हाइड्रेटेड, आपको पानी के साथ साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करके रखना है। ओके, H24 हाइड्रेट के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। H24 हाइड्रेट जो है ना, बहुत बढ़िया काम करता है इसके अंदर। उसके अंदर आपके सभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, और आपके हाइड्रेशन के लिए बहुत काम आता है। ऑलराइट, सो आपको पानी का तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि डायरिया हो गया तो सर हम पानी पीते रहेंगे, नहीं, खाली पानी नहीं पीना, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देने बॉडी को। उसके बाद अगली जो चीज है, आप ब्रेड डाइट, ठीक है, ब्रेड डाइट फॉलो कर सकते हैं डायरिया के लिए। ब्रेड डाइट हम लोग रेकमेंड करते हैं। सर ये ब्रेड डाइट क्या है? ब्रेड डाइट के अंदर बी का मतलब होता है बनाना। ठीक है, ब्रेड डाइट के अंदर जो है आपका जो बी है, इसका मतलब होता है आपका बनाना, कि आपके जितने भी आपके मतलब जितने भी फ्रूट्स है ना, इसमें से आप बनाना ले सकते हो। अब सर हमें बनाना लेना कैसे है? ओके, बनाना आपको ऐसे लेना है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो और बिल्कुल मैश्ड हो। ओके, बहुत थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मैश्ड, आपकी बॉडी के लिए आपको जितना इतना चबाना ना पड़े। उसके साथ आप लोग ले सकते हो राइस। ठीक है, R4 होता है राइस। ब्रेड में बी का मतलब होता है बनाना। ठीक है, R4 होता है आपका राइस, A4 होता है एप्पल सॉस, और T4 होता है टोस्ट। ये एक ब्रेड डाइट है जो कि अप्रोच होती है जिसे हम डायरिया वाले पेशेंट को हम रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, कि हाँ तू अपना बॉयल करके तू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकता है। ठीक है, बॉयल करके, बॉइल्ड, बॉइल्ड एप्पल खा सकते हो आप, बॉइल्ड बनाना खा सकते हो, उबाल के, कच्चा नहीं खाना। ठीक है, सॉफ्ट करके खाना है बिल्कुल, मैश करके। तो बनाना हो गया, राइस हो गया, एप्पल सॉस हो गया, और टोस्ट हो गया। तो ये सभी चीजें आप ले सकते हो। उसके बाद लिखो प्रोबायोटिक्स। ठीक है, प्रोबायोटिक्स इस कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। देखिए, प्रोबायोटिक्स, अब ये सेम चीज आ गई, ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छे हैं, प्रोबायोटिक्स आपके डायरिया के लिए भी अच्छे हैं। क्योंकि आपके गट में जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे ना, लिख लो ये बात, आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया उतनी अच्छी गट हेल्थ, जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया उतनी अच्छी गट हेल्थ।
तो बस हमें अमाउंट्स देखना है कि अगर आपकी बॉडी में गट अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो ये पता कर लो, आपको पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी में जो बैड बैक्टीरियाज है वो बढ़ चुके हैं। आपको पहले से अंदाजा हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, जब भी डायरिया होता है हम लोग क्या देते हैं? हम लोग ओआरएस देते हैं, या पता है ना? ओआरएस सबको पता है। हम लोग ओआरएस देते हैं जब भी डायरिया कंडीशन आती है। तो ओआरएस भी आप दे सकते हो, उसके बजाय आप हाइड्रेट दो तो और बेटर है। ठीक है, ये आपका ओआरएस की तरह ही काम करता है। उसके बाद योगर्ट, योगर्ट आप दे सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। ब्लैकबेरीज बहुत हेल्प करती हैं। बनाना के अंदर एक और टाइप बनाता हूँ जो मुझे कल पता लगी। ठीक है, जो हरे बनाना होते हैं ना, ठीक है, जो ग्रीन बनानास, हरे केले, ठीक है, हरे केले जो है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डायरिया कंडीशन को ठीक करने के लिए, ग्रीन बनानास। उसके बाद कुछ अचार, ठीक है, पिकल्स, कुछ अचार ऐसे होते हैं जो कि आपकी गट में जाकर जो है आपकी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, तो पिकल्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बट हाँ सर, हमें किन बातों का ध्यान रखना है? आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक तो कच्ची फल सब्जियां मत देना, बिल्कुल भी मत देना। ठीक है, कच्ची फल सब्जियां। उसके बाद आपको क्या है, हमेशा हाई हाई फाइबर अवॉइड करना है। ठीक है। अब सर अगला पॉइंट ये है कि आपको मसाले जितने हो सके कम करने हैं। आप नहीं चाहते कि आप अगर कोई भी खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी को तकलीफ दे अंदर जाकर, तो जितने भी खाने आपको तकलीफ देते हैं उन्हें बाहर निकाल दो। मतलब जितने भी आपके तेज मसाले हैं, आपके तेज मिर्ची हो गया, कुछ भी चीज हो गई, तो ये सभी चीजें क्या है, इनकी वजह से जो है आपकी बॉडी में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो जितने भी हाई मसाले वाली चीजें उन्हें हटा दो। और एक बारी इसके लिए बड़ी क्लैपिंग कर दो हमारे सिंपली प्रोबायोटिक के लिए। सिंपली प्रोबायोटिक, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, ये है हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ठीक है, इतना ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है कि मतलब एक सैशे के अंदर आपको 2 बिलियन गुड बैक्टीरियाज, ठीक है, अब तो ये एडवांस हो चुका है, इस फोटो के अंदर 1 बिलियन लिखा है, पर ये अब और ज्यादा अच्छा हो गया है। 2 बिलियन गुड बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में जाते हैं, और ये अनफ्लेवर्ड होता है। इसे चाहे सब्जी में डाल के खाओ, ए फ्रेश में डाल के खाओ, चाहे हाइड्रेट में डाल लो, चाहे आप अपने नाइट वर्क्स में डाल लो, किसी में भी डाल लो। ठीक है, क्योंकि अनफ्लेवर्ड है, बस आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। शेक में भी डाल सकते हो। ठीक है, कोई फ्लेवर नहीं है इसका। तो प्रोबायोटिक्स जो है आपकी बॉडी में आपकी गट हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो मैं बस आपको इतने कहना चाहता हूँ कि जो डायरिया की कंडीशन है ना, बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ जी, चलो हम दवाइयां ले लेंगे, हो जाएंगे ठीक। ठीक है, बट दवाइयां तो अगर आप ले रहे हो ना, तो उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डाइट आपकी खराब है, जितनी मर्जी आप दवाइयां ले लो, उसका कोई असर नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर आपको यह पता होगा कि हाँ, अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि हमें डायरिया हो तभी में आपको सेशन सुनना है आपने। ठीक है, आगे आगे अगर हमें ना हो, अगर हो जाए तो कैसे प्रिवेंट करना है, उसके लिए हमें सेशन सुनना है, ताकि आपको नॉलेज हो। ठीक है, तो आपको पहले से अगर अवेयरनेस होगी तो आप अपनी प्रिवेंशन भी कर सकते हो। अवेयरनेस इज इक्वल टू प्रिवेंशन, लिख लो ये पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। अवेयरनेस इज इक्वल टू प्रिवेंशन। अगर आपको किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होगी तभी आप उसे प्रिवेंट कर पाओगे। अगर पता ही नहीं होगा तो आप उसे क्योर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अरे वाह अरे फिर से बढ़िया लाइन बोल दी। ठीक है, देखो, अगर आपको किसी चीज की अवेयरनेस है, ठीक है, तो आप उसे प्रिवेंट भी कर लोगे, बचा भी लोगे आने से। पर अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी तो आप क्योर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसे ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो बस आज के सेशन के लिए एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। आई होप कि आप सबको डायरिया के बारे में पता लग गया होगा, नॉलेज हो चुकी होगी कि ये कंडीशन कैसे आ जाती है बॉडी के अंदर, और अगर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हमने सभी बातें बता दी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज हमने सभी बातें बता दी हैं। और अभी